हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2025 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं डिटेल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। टोटल हम लोग 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक ही टॉपिक हम उठा रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, 13 क्वेश्चन जो है डिटेल में रहेंगे तो टाइम लगेगा ही। सो इसलिए सिर्फ पार्ट 2 में हमने एक ही सब्जेक्ट उठाया है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैक्रो और अदर टॉपिक्स भी उठाएंगे। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 13 क्वेश्चंस हैं, डिटेल एनालिसिस है। प्लस अगर थोड़ा पेशेंस है, और थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि 13 क्वेश्चन हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजी नेट दिसंबर बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें पेपर 2 भी है, पेपर 2 एंड पेपर 1 कंबाइंड बैच भी है। ठीक है, इनकी कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पे ठीक है डिस्कस कर सकते हैं या फिर डिटेल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द आउटकम्स ऑफ कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं इस बार, सारे ही क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके डायरेक्ट आंसर निकालना बहुत मुश्किल था। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में थे वो सब आंसर सब ग्रुपिंग में थे, जैसे एबीसी, एबी, एडी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस बार देखने को मिले। चलिए फिर भी हम लोग सोल्यूशंस देखते हैं और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ये सोल्यूशंस आपके काम आएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंज्यूमर्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। हाँ जी, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस का मतलब यही है, ऑप्टिमम प्रोसेस या कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन, दैट मीन्स कंज्यूमर जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करे। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की एक कंडीशन है, दैट इज कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस इतना ही समझना है इस क्वेश्चन में, बाकी आपके आंसर्स यहाँ से ऑप्शन से बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड्स ऑन ईच गुड्स इज द सेम। कह रहा है, कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, गॉसेंस का सेकंड लॉ है ना, बस वही है। जिसमें हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड should be equal to marginal utility of y commodity upon price of y commodity should be equal to money worth, that is marginal utility of money। तो वही पूछ रहा है, वो utility per rupee spent on each goods। तो इस केस में कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन होगा, मतलब कंज्यूमर अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये वाला जो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए सभी में, ऑप्शन में देखो सभी में ही ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। The marginal rate of substitution between the goods equal to the ratio of price between the two goods। अब इसका मतलब क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि MRS, marginal rate of substitution of XY, it should be equal to price between two goods। प्राइस मतलब प्राइस रेशियोज, प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y। अब जब हम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशंस करते हैं तो इक्विलिब्रियम में अब जब इंडिफरेंस कर्व करते हो और बजट लाइन करते हो, है ना, दैट इज Y एक्सिस, X एक्सिस। तो बजट लाइन में हम लोग दैट इज प्राइस लाइन, और बजट लाइन भी हम इसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर ये वाले इंडिफरेंस कर्व यहाँ टेंजेंट होता है, टच होके निकलता है इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ बनता है हमारा इक्विलिब्रियम, जहाँ एमआरएस एक्स वाई जो आईसी है, इसी को हम लोग एमआरएस एक्स वाई बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स कमोडिटी फॉर वाई। ठीक है, एमआरएस एक्स वाई और प्राइस रेशियो, जिसको हम बजट लाइन बोल रहे हैं, पीएल लाइन, एक दूसरे के बराबर है एट पॉइंट ई। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन बी भी सही है। तो जिसमें बी नहीं है उसको आप हटा सकते हो। ठीक, तो आंसर हमारा यहाँ से निकल सकता है। नेक्स्ट, द कंज्यूमर रीचेज द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व इन द इंडिफरेंस मैप। जब भी हम लोग इंडिफरेंस मैप क्रिएट करते हैं, इंडिफरेंस मैप हमें क्या करता है, दैट इज डिफरेंट लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व बताता है। जैसे हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ कंजप्शंस, हम लोग करते हैं हायर लेवल ऑफ इक्लूब, दैट इज हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन करते हैं ना, बस वही। इंडिफरेंस मैप भी डिफरेंट डिफरेंट आईसीस को हम लोग शो करते हैं एक ही डायग्राम में। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं बनता, तो ये कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस नहीं है, तो सी हो जाएगा गलत, थर्ड। नेक्स्ट, डी, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। अब देखो, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व दैट इज आईसी इज टेंजेंट, ये टच कर रहा है बजट लाइन पे, तो ये तो वही कंडीशन है सेकंड वाली, तो ये भी फुलफिल करेगी। नेक्स्ट, फ्रॉम द यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ बजट लाइन। इंडिफरेंस, बजट लाइन में इंडिफरेंस कहने का मतलब ये है कि उसको सब लेवल पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिलेगी, नहीं, वो इंडिफरेंस कर्व में होता है हर लेवल पे, हर कॉम्बिनेशन में ईच लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। ठीक है, ईच कॉम्बिनेशन में सब सेटिस्फेक्शन सेम रहता है। और जब हम बजट लाइन की बात करेंगे, ठीक है, आपको सेम या इंडिफरेंट यूटिलिटी नहीं मिलेगी, दैट इज हर लेवल पे आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी नहीं मिलेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है ना। तो हमारे पास सही ए बी डी, ए बी डी, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। आई होप कि जो कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है, इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है या अटेन करता है।
चलिए, तो आई होप कि ये एग्जाम आप क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन आप दे के भी आए हो अटेम्प्ट, ठीक है, और वहां से कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हो, तो यहाँ आपको रेक्टिफाई करने का, ठीक है, एक प्रोसेस पता लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वन बाय वन, ठीक है। बाकी इसका जो डिटेल में पीडीएफ है वो बाद में मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इनकम इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दो चीजें यहां समझनी है, वन इज इनकम इफेक्ट एंड वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरी बात फिर कह रहा है एक और, बट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज डोमिनेट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है इनकम इफेक्ट से, ठीक है। व्हाट इट मींस, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस यहां बोला है कि व्हाट अपोजिट डायरेक्शंस का क्या मतलब हुआ। तो यहां वन बाय वन तीनों की समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन आप समझिएगा कि व्हाट इज इनकम इफेक्ट, ठीक है, इनकम इफेक्ट समझना है। नंबर टू हमने समझना है इनकम इफेक्ट के बाद, नंबर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चलिए, तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है, जैसे एक प्राइस किसी चीज का कम हुआ, सपोज करो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज डाउन, प्राइस कम होने से अब इसकी रियल इनकम जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। प्राइस कम होने से हमेशा ये होता है कि अब ज्यादा चीज अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, सेम क्वांटिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं प्राइस कम होने से, तो रियल इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, रियल इनकम बढ़ जाती है, तो इसका अब डिमांड भी इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, ठीक। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, प्राइस चेंज होने के कारण, सपोज प्राइस ऑफ एक्स गोज डाउन, ठीक है, प्राइस एक्स का डाउन हुआ, तो इसमें प्राइस डाउन जाने से डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी विल इंक्रीज, डिमांड फॉर वाई कमोडिटी डिक्रीज, क्योंकि वाई कमोडिटी कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक्स सस्ता है, तो लोग एक्स को खरीद, एक्स की डिमांड करेंगे, है ना। तो ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये है इनकम इफेक्ट। चलिए अब वन बाय वन इन तीनों केस को समझते हैं कि तीनों केस में नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल गुड्स के केसेस में क्या है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट देखते हैं पहले। नॉर्मल गुड्स में देखो, जैसे ही प्राइस डाउन जाएगा नॉर्मल गुड्स का, लोग रियल इनकम क्या होगी, रियल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। रियल इनकम जैसे ही बढ़ेगी, नाउ पीपल कैन अफोर्ड मोर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव रहता है, एक बात ध्यान देना, जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही नॉर्मल गुड्स के लिए भी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड चीज है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में देखो, एज प्राइस गोज डाउन, जैसे प्राइस डाउन होगा, प्राइस डाउन होने से, ठीक है, लोग क्या करेंगे, उस कमोडिटी की डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है। एक्स क्वांटिटी अगर प्राइस फॉल हुआ है तो एक्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक। एंड जो वाई गुड्स है उसको लोग कम खरीदेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ बताया था अभी। तो यहाँ सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन मीन्स दोनों ही इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नॉर्मल गुड्स केसेस में ये सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मतलब दोनों ही डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं, ये हुआ इसका सेम डायरेक्शन का मतलब। नेक्स्ट वन इज सेकंड केस हम करते हैं इंफीरियर गुड्स। हाँ जी, इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, इंफीरियर गुड्स में देखो, जैसे यहाँ प्राइस डाउन गोज डाउन, वही रियल इनकम इंक्रीज हुई। अब यहाँ ये दिखेगा, जैसे ही इनकम बढ़ जाती है कंज्यूमर की, कंज्यूमर घटिया पदार्थ, इंफीरियर गुड्स होते हैं लो क्वालिटी गुड्स, वो क्यों खरीदेगा, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स गो डाउन, ठीक। रियल इनकम जैसे बढ़ेगी तो लोग इंफीरियर गुड्स क्यों खरीदेंगे, लो क्वालिटी गुड्स क्यों खरीदेंगे, सुपीरियर गुड्स खरीदेंगे, तो डिमांड गोज डाउन, ठीक। नेक्स्ट एट द सेम टाइम व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड्स, इंफीरियर गुड्स गोज डाउन, प्राइस ऑफ एक्स सपोज करो गोज डाउन, देन लोग इसको ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकम लेवल ही कम है और लोग इनकी डिमांड ज्यादा करेंगे। एक बात याद रखना, इसमें अवेलेबल सब्सटीट्यूट्स इंफीरियर गुड्स के ज्यादा होते हैं, अवेलेबल सब्सटीट्यूट ज्यादा होते हैं, तो प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, उससे ज्यादा डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अवेलेबल सब्स्टिट्यूट ज्यादा होने के कारण इसमें हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा दिखता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट से, ठीक है। जब हम दूसरा केस करेंगे इंफीरियर, उसमें अपोजिट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है, देखो एक यहाँ डिमांड इंक्रीज हो रहा है और यहाँ डिमांड डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अवेलेबिलिटी सब्स्टिट्यूट ज्यादा होने के कारण, ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर देन इनकम इफेक्ट। दूसरा, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, उससे ज्यादा कहीं इंक्रीज हो गया आपका डिमांड, फिर भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है इनकम इफेक्ट से। सो थर्ड पॉइंट है गिवन गुड्स। सो गिवन गुड्स के केसेस में अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कम रहती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स कम होने के कारण, तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट इज इनकम इफेक्ट इज मोर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन हमें आंसर यही मिल गया, दैट इज हमारा आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज इंफीरियर गुड्स, ठीक है, बट नॉट गिवन गुड्स, ठीक है। गिवन गुड्स में क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, इनकम इफेक्ट इज मोर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चलिए, तो इसलिए राइट आंसर इसका जो सेकंड है वो राइट आंसर है। चलिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा,
ठीक है, वन बाय वन एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ गुड क्राउडेड सिटी साइड वॉक। ठीक है, ये एक सिटी है, दैट मीन्स रोड साइड वॉक है, दैट मीन्स एक स्ट्रीट है। अब स्ट्रीट है, रोड है, ये सब पब्लिक गुड्स हैं। ठीक है, पब्लिक गुड्स हैं, बट हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें भी हैं। दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब ये समझना, यू कैन नॉट एक्सक्लूड समवन टू यूज। आप किसी को मना नहीं कर सकते कि इसको यूज करो, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। बट नॉन राइवल है या नहीं? नॉन राइवल का मतलब होता है कि अगर आप यूज कर रहे हो, इट विल नॉट रिड्यूस फॉर द अदर, रिड्यूस फॉर द कंजप्शन ऑफ अदर। ठीक है, दूसरे के लिए कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ भीड़ कर दोगे बहुत ज्यादा, तो दूसरे के लिए जगह कम हो जाएगी। इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल, इट इज करेक्ट। नॉन एक्सक्लूडेबल तो है, बट इट इज नॉन नॉन राइवल नहीं है, इट इज राइवल इन नेचर। ठीक है, राइवल मतलब एक यूज करेगा, दूसरे के लिए ऑटोमेटिक उस प्लेस कम हो जाएगी, है ना। तो इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल्स बट राइवलरी इन नेचर। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3। तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चंस पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू पार्टनिंग पार्टनिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से आप डील कर रहे हो, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स, ठीक है, कारगर साबित होंगे या फिर एक सोल्यूशन हो सकते हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का, ये क्वेश्चन है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है जब एक पार्टी के पास ज्यादा नॉलेज होती है एज कम्पेयर टू अदर पार्टी। ठीक है, सेलर्स है, बायर्स है, सेलर के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी अपनी कार की, ठीक है, बायर के पास कम रहेगी, तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अराइज होगा वहां पे। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से मार्केट फेल हो जाता है। चलिए ऑप्शन 1 देखो, अ सेलर कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बाय सेंडिंग बायर सिग्नल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यार एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है अगर बायर्स को एक सिग्नल्स प्रोवाइड करें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो इस केस में क्या होगा, सेलर के पास और बायर के पास दोनों के पास इन्फॉर्मेशन रहेगी। एंड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक होती है सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स इक्वल इन्फॉर्मेशन फॉर टू बोथ पार्टीज। लेकिन एसिमेट्रिक होता है जब एक के पास ज्यादा और एक के पास कम नॉलेज है। तो ये सॉल्व हो जाएगी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम अगर सेलर्स इन्फॉर्मेशन बायर को देता है। बिल्कुल ए करेक्ट है। अब देखो ए यहाँ पे सही है, एक इसमें इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 को। नेक्स्ट, if a seller of a product has better information about its quality than buyer, then bad product tend to be derive good products out of the market। एक एक करके समझते हैं कि what it means। ये कह रहा है कि जब एक के पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, सेलर के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बायर, तो उस केस में क्या होगा, जो बैड प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं मार्केट ऑफ लिमोन्स। मार्केट ऑफ लिमोन्स किसने दी थी? जॉर्ज एकरलफ, एक इकोनॉमिस्ट है, जॉर्ज एकरलफ। ठीक है, इन्होंने 1970s में ही थ्योरी दी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ लेमोन्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लेमोन्स क्या मतलब, जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी या फिर अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है वो आपके शोरूम में ही रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैड प्रोडक्ट्स टेंड टू डिराइव गुड प्रोडक्ट। जो बैड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपके अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर कर देता है। वो आपके हो सकता है कि गैराज में है, ठीक है, या फिर अनसोल्ड है जो सही प्रोडक्ट है। बाकी सोल्ड कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, जो बैड प्रोडक्ट है। इसलिए बैड प्रोडक्ट जो गुड प्रोडक्ट को मार्केट से ही निकाल देता है, मतलब वो अनसोल्ड है, बिका ही नहीं है। तो इस केस में जैसे बैड मनी डिराइव आउट गुड मनी, ठीक है, ग्रेसम्स लॉ, ठीक है, वही यहाँ भी काम करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उस केस में ये वाली प्रॉब्लम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, अराइज हो सकती है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, दैट इज डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी वेज थ्योरी, a wage lower than the competitive wages increase worker productivity। अब इसको समझते हैं कि what it means, क्या है मतलब इसका। ये कह रहा है कि एफिशिएंसी वेज थ्योरी के हिसाब से, अगर एफिशिएंसी वेज थ्योरी को हम देखें, इसमें ये कह रहा है कि वेज लोअर देन द कॉम्पिटिटिव वेज। अगर एक कॉम्पिटिटिव वेज है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव वेज है, सपोज करो इक्विलिब्रियम लेवल पे, अगर हम लोग वेज रेट नीचे लेके जाएंगे इससे, तो क्या होगा, तो कह रहा है कि वर्कर्स प्रोडक्टिविटी विल डिस्करेज, दैट इज कॉम्पिटिटिव वेज रेट इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कह रहे हैं नहीं नहीं, वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और कम मिलेगी क्योंकि उसको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा है ना। तो ये यहाँ मिस्टेक्स है, लोअर की जगह ये होना चाहिए था अबव देन, फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, वर्कर्स फ्रॉम श्रिंकिंग ऑन जॉब्स। श्रिंकिंग का मतलब ये है कि वो काम चोरी करता है, अगर ज्यादा पे मिल रहा है उसको तो काम चोरी क्यों करेगा। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अबव होना चाहिए था, इस वजह से ये गलत है, सी। नेक्स्ट, एडवर्स सिलेक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन इंश्योरेंस मार्केट। देखो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम भी तब आती है
इंश्योरेंस मार्केट में होता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है एजेंट या फिर बायर्स। बायर्स के बाद यहाँ ज्यादा नॉलेज होती है अपनी हेल्थ के बारे में इंश्योरेंस मार्केट में, सेलर्स के पास कम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को कम नॉलेज होती है। ठीक, तो ये इंश्योरेंस मार्केट में एडवर्स सिलेक्शंस, ठीक है, ये यूज होता है एडवर्स सिलेक्शन। अगेन इससे भी मार्केट फेल हो जाती है, ये भी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ही एक टाइप है। ठीक, तो इंश्योरेंस मार्केट ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑनर्स कैन अवॉइड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे ए बी डी सिर्फ इसमें अभी तक सही है। नेक्स्ट, ऑनर्स कैन अवॉइड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स बाय डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स एजेंट इंसेंटिव टू परफॉर्म बेटर। अब ये कह रहे हैं कि देखो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स है, मतलब ये कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक है ऑनर ऑफ द फॉर्म, और एजेंट होता है वर्कर्स या फिर मैनेजर। ठीक है, वर्कर्स, तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, वर्कर ये चाहेगा ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, और मैनेजर भी का जो ऑनर है, ऑनर क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक, तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए जिसमें उनको इंसेंटिव्स मिले एजेंट्स को, वर्कर्स को, तो इससे क्या होगा, वो परफॉर्म बेटर करेंगे। बिल्कुल सही बात है, तो इनमें जो गैप है ना, ये क्रिएट होना कम हो जाएगा और परफॉर्मेंस बेटर आएगी अगर वर्कर्स को, एजेंट को इंसेंटिव्स मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, फोर्थ वन इज करेक्ट। ठीक, आगे इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे पेजेस में मिल रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज देखो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। व्हाट इट मींस कि हम लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका दूसरे के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने एक बहुत अच्छा पार्क बनाया घर के बाहर, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा पड़ोसी को भी। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं घर के बाहर, तो इट विल क्रिएट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन, ठीक है, पड़ोसी में नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। चलिए अब देखते हैं आगे। इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, all costs and benefits associated with goods are not internalized by household and firms involving in buying and productions। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी एक्सटर्नैलिटी मिली, उसको हम इंटरनलाइज नहीं कर सकते। इंटरनलाइज होता है कि जो पॉजिटिविटी में आप इसको कन्वर्ट कर दो, मतलब जो आपकी कॉस्ट है जो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, या उसको कवर कर लो, जो कॉस्ट आपकी लगी उसको कवर कर लो। तो ये कह रहा है कि सभी कॉस्ट कवर नहीं हो सकती एक्सटर्नैलिटी केसेस में। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी कॉस्ट, जो एक्सटर्नैलिटी अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो वो सोसाइटी में ज्यादा कॉस्ट आएगी। ठीक, और अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो पर्सनल कॉस्ट ज्यादा आएगी उसकी, मार्जिनल प्राइवेट, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो नेक्स्ट, इस केस में क्या होगा, पूरी कॉस्ट कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, पूरा चीज वो इंटरनलाइज हाउस होल्डर फर्म्स नहीं कर सकते, तो ये वाला केस इस सेंस में सही है। नेक्स्ट आगे देखो, बी, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी रिजल्ट इधर अंडर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन। एक्सटर्नैलिटी अगर क्रिएट होगी देन इट में लीड टू अंडर प्रोडक्शन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो अंडर प्रोडक्शन होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो ओवर प्रोडक्शन होगा। हाउ, ये कैसे होगा, चलिए यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। अगर अंडर प्रोडक्शन है, दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एक ये शो करती है कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट आपका ज्यादा है मार्जिनल सोशल कॉस्ट से। ठीक है, आपने पार्क क्रिएट किया, पार्क का सोसाइटी ने तो कुछ कॉस्ट बियर नहीं किया, ठीक है, तो पार्क का जो खर्चा है वो आपने किया, तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा होता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट से, इसीलिए आप प्रोडक्शन ज्यादा करना नहीं चाहोगे। ठीक है, इस केस में अंडर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, ओवर प्रोडक्शन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या होता है, आपने स्मोकिंग किया, आपने एक फैक्ट्री ऐसी की जो स्मोक क्रिएट कर रही है, तो आपकी जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है वो तो कम रहेगी, वो कॉस्ट सोसाइटी को बियर करनी पड़ेगी, मार्जिनल सोशल कॉस्ट सोसाइटी की ज्यादा रहेगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहोगे क्योंकि आपकी कॉस्ट कम आ रही है, सो इट विल लीड टू ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मार्केट बेस्ड डिसीजन मेकिंग यील्ड्स एन एफिशिएंट आउटकम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी। जब भी एक्सटर्नैलिटी होगा तो मार्केट फेल हो जाता है, तो मार्केट डिसीजंस एफिशिएंट नहीं मिलेगा, वहां पे इनएफिशिएंट आउटकम मिलेगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो मार्जिनल सोशल कॉस्ट ये दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मिल रही है ये वाला, तो इसमें क्या होता है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज हायर, मार्जिनल सोशल कॉस्ट हायर है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से, तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया सही। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स कैन रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नैलिटी। हाँ जी, याद है कोस्ट थ्योरम हमने डिस्कस की है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, वो कहता है कि प्रॉपर्टी राइट असाइन कर दो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो इससे क्या होगा, एक्सटर्नैलिटी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, ओवर यूज का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ओवर यूज का कोई जैसे हम लोग ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से वो प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होगी।
तो ये ऑप्शन भी सही है, दैट इज ए बी डी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि जितनी भी चीजें हैं ये समझ आ गई होंगी, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन मैच द फॉलोइंग लिस्ट। ये क्वेश्चन इजी था, आई होप कि ये क्वेश्चन सबका सही हुआ होगा। इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, है ना। अब इनकम इलास्टिसिटी कहता क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम करते हैं दैट इज परसेंटेज चेंज इन percentage quantity demand and percentage change in that is income of the consumer. So greater elasticity greater than 1 कहने का मतलब ये है कि सपोज करो इनकम में 10% चेंज हुआ एंड 20% आपकी डिमांड में चेंज हो गया, है ना, तो मोर इलास्टिक है। तो ये किस केस में होता है, आपने एक केस किया होगा, एंजल कर्व भी आपने किया होगा, एंजल कर्व में इनकम एंड कंजप्शन, ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो इस केस में क्या होता है, एंजल कर्व ये वाली स्लोप्स, ठीक है, एंजल कर्व की इनकम आपका बढ़ रहा है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, बट इंक्रीज इन इनकम या चेंज इन इनकम इज लेस देन चेंज इन कंजप्शन, ठीक है। कंजप्शन में ज्यादा चेंज आ गया, देखो कंजप्शन में ज्यादा चेंज है, इनकम में चेंज है कम। तो ये क्या होता है लग्जरियस गुड्स में, स्पेशली इट इज अ केस ऑफ लग्जरी गुड्स, ठीक। तो ये हो गया लग्जरी गुड्स। नेक्स्ट फर्स्ट का हो गया 3, ठीक है, फर्स्ट का हो गया 3। नेक्स्ट पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो पॉजिटिव क्रॉस और नेगेटिव क्रॉस सिर्फ दो चीजों में होता है, एक है सब्स्टिट्यूट और एक है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब सपोज करो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल लेते हैं हम, वन इज टी एंड वन इज कॉफी। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का फॉर्मूला भी यही कहता है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। अभी हमारे पास सपोज करो कॉफी वाई कमोडिटी है, इसका प्राइस कम हो गया, ठीक है, इसका प्राइस कम हो गया, देन पीपल विल प्रेफर कॉफी, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, एंड पीपल विल नॉट बाय टी, टी की डिमांड कम हो जाएगी। हाँ जी, क्रॉस इफेक्ट मतलब प्राइस एक का कम हुआ एंड दूसरी की डिमांड कम होगी, टी की डिमांड कम होगी क्योंकि लोग कॉफी को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक। सो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। हाँ जी, सो ये वाला केस था सब्स्टिट्यूट गुड्स का। नाउ व्हाट इज द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज इंक एंड पेन। सपोज करो कि पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड विल डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, डिमांड कम होगी, एट द सेम टाइम इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पेन ही नहीं खरीद रहे लोग, तो पेन बनाने के लिए इंक चाहिए, तो इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखो क्रॉस इफेक्ट, एक का प्राइस बढ़ा पेन का और डिमांड इंक की कम होगी। हाँ जी, कैसा इनवर्स नेगेटिव। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव। नेक्स्ट ऑप्शन सी, डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजप्शन कर्व। प्राइस कंजप्शन कर्व हमें ये शो करता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, जब हम प्राइस कम होता है किसी गुड्स का तो डिफरेंट लेवल पे, ठीक है, जो कंजप्शन के पेयर्स हैं या कंजप्शन कॉम्बिनेशन उनको जब हम प्लॉट करते हैं तो निकलता है हमारे पास प्राइस कंजप्शन कर्व, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स डाउन हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सभी को मर्ज कर दिया तो हमारे पास निकलता है प्राइस कंजप्शन कर्व, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग्स और ये मोर इलास्टिक उस केस में बनता है हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो हमारी इलास्टिसिटी मोर रहती है, दैट इज पॉजिटिव, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पीसीस इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। इन केस ऑफ द गुड इज डिमांड फॉर गुड इज इलास्टिक, ठीक, मतलब परसेंटेज चेंज इन आपका प्राइस में कम हुआ बल्कि डिमांड में ज्यादा हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट नेगेटिव इनकम इफेक्ट, अभी हमने पिछले डिस्कस किया था, और इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे ही हमारा इनकम बढ़ेगा देन पीपल विल प्रेफर लेस क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, इनकम इफेक्ट। तो हमारे पास जो 3 1 उसके बाद दैट इज 4 एंड देन लास्ट में 2, ठीक है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। Now next one, question number 7. According to classical economics, an increase in government deficit spending leads to. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी बाय थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रही है बाय टेकिंग बोरोइंग्स, ठीक है। डेफिसिट्स पूरा करने के लिए वो क्या लेगी, बोरोइंग लेगी, उधार लेगी, एंड उस केस में क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगा। देन डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, लोन की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक। तो अब देखते हैं ऑप्शंस। देखो, अ शिफ्ट इन द डिमांड फॉर लोनेबल फंड टू द राइट,
चलिए डायग्राम की तरफ चलते हैं, एक डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड। जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग लेगा ना, गवर्नमेंट बोरोइंग से क्या होगा, डिमांड फॉर, देखो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, लोन की डिमांड बढ़ेगी, तो ये डिमांड कर शिफ्ट होगा आगे। ठीक है, सो दैट साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। जैसे ही ये डिमांड बढ़ेगी, नया इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे सप्लाई कर्व पे, बी पॉइंट पे। देखो बी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, दैट इज 8% चला गया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, 8% चला गया। तो उस केस में सेकंड ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट करेगा डिमांड फॉर लोन। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट ना, डिक्लाइन नहीं, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज, डिक्लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड वन। थर्ड वन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसको समझने के लिए जो क्लासिकल का एक कॉन्सेप्ट है, द इक्विलिब्रियम या फिर इक्वालिटी बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज ब्रिंग अबाउट बाय, कौन लेके आता है इक्वालिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड दैट इज सप्लाई एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्स एक्सेस। तो ये इक्वालिटी कौन लेके आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं अगर हम केंज की बात करें, केंज कहता है ये इनकम है जो इक्वालिटी लेके आ रहा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। चलिए, तो उसके बाद अब क्या होगा, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 R1 हो गया है, तो उस केस में देखो क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ठीक है, पहले क्यू था, वो क्यू 1 हो गया, तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कम हुआ। एट द सेम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ही नहीं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, हायर और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो पीपल विल सेव मोर, सेव ज्यादा करेंगे। वो देखो सेविंग बढ़ गया, सेविंग हो गया ओ क्यू 2, दैट इज क्यू से क्यू 2 हो गया, दैट इज सेविंग तो बढ़ा, ठीक है, इस बी पॉइंट पे, और इन्वेस्टमेंट कम हो गया आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम, ज्यादा नहीं होगा, तो ये भी गलत है, इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए था। नेक्स्ट डी, इंक्रीज इन सेविंग इज इक्वल टू डिक्लाइन इन कंजप्शंस। देखो सेविंग्स तो बढ़ा, उसी अमाउंट में कंजप्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आई सी ये उसी अमाउंट में कम हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, इंक्रीज इन सेविंग इक्वल्स टू डिक्लाइन इन कंजप्शंस। ठीक है, एक बढ़ रहा है और दूसरा उसी रेशो में कम हो रहा है। नेक्स्ट ई ऑप्शन देखो, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन दैट बैलेंसेस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अच्छा, क्लासिकल की कंजप्शंस है, जैसे जैसे हमारा गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी, मनी सप्लाई या फिर इनकम वगैरह, इसका आउटपुट के ऊपर, ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट आएगा, आउटपुट विल रिमेन, टोटल आउटपुट विल रिमेन, मतलब इकोनॉमी वहां पे बैलेंस रहेगी, टोटल आउटपुट विल रिमेन कांस्टेंट, ये वाली एजम्पशन है। अब सपोज कह रहे हैं कि डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन, ठीक है, सी प्लस आई। अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे डिक्रीज होंगे, कम होंगे, एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है इकोनॉमी में बैलेंस लेके आएगा, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। सपोज करो 70 से कंजप्शन और 30 से, ठीक है, 30 से इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ठीक, तो टोटल हमारे पास -70 ये हो गया, और फिर उसके बाद -30 ये हो गया, दोनों ही -100 हो गया कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर +100 हो गया। ठीक है, मतलब इंक्रीज हुआ 100 से, तो यहाँ पे अगर हम टोटल ओवरऑल देखेंगे तो +100 और -100, तो बीच में डिफरेंस रहेगा कितना, 0। इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। ठीक, तो ये वही कह रहा है दैट बैलेंस द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, दैट इज 1D, A, D एंड E। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दैट इज A, D एंड E। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, और लास्ट में यही है, दैट इज नेट इफेक्ट जो होगा इकोनॉमी में, चेंज इन टोटल जीडीपी 0 रहेगा। ठीक है, जो क्लासिकल की एजम्पशन भी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिम्स ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस होता है कि अगर हमें, लेक्सिकोग्राफिक होता है अल्फाबेटिक सीक्वेंस में, दैट इज ए इज मोर देन बी, बी इज मोर देन सी। ठीक है, प्रेफरेंस आपकी ए में ज्यादा है, फिर बी में ज्यादा है, फिर सी में ज्यादा है, मतलब ये है कि आप दूसरे ऑप्शन पे मूव कर सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट नहीं हो। ठीक है, ये वाली एजम्पशंस कब फॉलो होनी या वॉयलेट होगी, जब आप एक ही ऑप्शन पे फिक्स हो एंड नो मैटर, यू डोंट नीड अदर ऑप्शन आपको चाहिए ही नहीं, आपको एक ही ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। ठीक है, अब उससे कोई भी चेंजेस हो रहा है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब सपोज एक एग्जांपल लेके ही चलते हैं। सपोज करो कॉम्बिनेशन ए में आपको मिल रहा है 5 एप्पल्स प्लस
दैट इज 5 बनानास, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ए। एंड कॉम्बिनेशन बी आपको जो प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है फिफ्थ 5 एप्पल्स एंड 10 बनानास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप स्ट्रिक्ट हो अगर ए पे, ठीक है, तो 5 एप्पल्स ही आपको ज्यादा पसंद है तो आप इसी कॉम्बिनेशन पे स्ट्रिक्ट रहोगे। लेकिन सी ऑप्शन अगर आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें 3 एप्पल्स एंड 20 बनानास हैं, ठीक है, तो इसमें आप सी में भी जा सकते हो, ठीक है, 3 एप्पल्स और 20 बनानास में भी जा सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस एक होगी, फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी, ऐसे। अब प्रॉब्लम ये वॉयलेट वहां होगा जहां आपको सिर्फ एक ही, आप सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो सेक्रीफाइस कर रहा है, एप्पल अगर आपको पसंद है, ठीक है, जहां जहां एप्पल सेक्रीफाइस कर रहा है वो ऑप्शन आपको चाहिए ही नहीं, ठीक। सपोज करो अगर यहाँ पे 4 एप्पल भी होता तो आपको दूसरे ऑप्शन चाहिए ही नहीं, चाहे बनाना कितने भी आप इंक्रीज कर लो, ठीक। तो एक ही ऑप्शन आपके लिए सुपीरियर, तब ये वॉयलेट हो जाएगा। देखो इसमें देखो, नंबर 1 है ट्रांसिटिविटी एग्जिम्स, क्या लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस को वॉयलेट करती है? लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस वही होता है कि हमें तीनों ऑप्शन में से, ठीक है, एक ऑप्शन चूज करेंगे, ये बेस्ट है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक। तो ट्रांसिटिविटी कंडीशंस भी यही कहती है, जैसे हमने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, ऑप्शन ए सुपीरियर है, बट उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी है ओपन, दैट इज बी, और फिर उसके बाद सी ऑप्शन भी है, ठीक है। अल्टीमेटली ए गिवन मोर सेटिस्फेक्शन देन सी। बस ये वाला ट्रांसिटिविटी में यही होता है कि हम प्रेफरेंस आप रखोगे ए, ठीक है, ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, ओपन है, बी, बी को भी जा सकते हो आप, सी पे भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ए को, देन बी को, देन सी को। नेक्स्ट कन्वेक्सिटी एग्जिम्स। कन्वेक्सिटी एग्जिम्स होता है कि अगर 3 ऑप्शन है देन यू कैन मेक मिक्सचर ऑफ 3, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इन मिक्सचर्स कर सकते हो, इन तीनों कॉम्बिनेशन को आपस में मिक्स कर सके, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्सिटीज, ठीक है। तो तब भी आपने तीनों में ही ऑप्शन सभी यूज कर लिए, ठीक है, या फिर ये कह लो कि एक एक पे आप स्ट्रिक्ट नहीं रहे। नेक्स्ट थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूटी एग्जिम्स। कॉन्टिन्यूटी एग्जिम्स का मतलब होता है यू आर स्ट्रक ऑन ओनली वन ऑप्शंस, ठीक है, अब आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी चाहिए ही नहीं, ठीक है। आपको अगर ए ऑप्शन है दैट इज 5 एप्पल्स, एप्पल आपको पसंद है ज्यादा, 5 बनानास, फिर उसके बाद 4 एप्पल्स, 10 बनानास, अब आप सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते एप्पल्स का, ठीक है, तो आपको एक ही प्रेफरेंस चाहिए, एक ही ऑप्शन चाहिए, अदर ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एग्जिम्स, ठीक है। ओनली वन ऑप्शन यू हैव, बाकी ऑप्शन आप प्रेफर करोगे ही नहीं, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी एग्जिम्स, इसलिए जो वॉयलेट्स करता है ये करता है लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस को, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिक में होता है कि आप ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, सी भी, ठीक है, मोर प्रेफर ए रहेगा, बट यहाँ आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो एक ही ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये वॉयलेट करता है कॉन्टिन्यूटी एग्जिम्स, और जो इंडिपेंडेंस एग्जिम्स है ये इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए थोड़ा और डिटेल में देख लो लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस को, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार रीड आउट करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक। तो लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस में ये जो कंटिन्यूटी एग्जिम्स है, क्योंकि इसमें नो स्मूथ ट्रांजिशन होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको 4 एप्पल्स 5 एप्पल्स 1 बनाना चाहिए, ठीक, तो आपको यही ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। आप एक भी एप्पल का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, नो मैटर कि आपको कोई 1000 बनाना भी दे दे, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपके लिए सुपीरियर है, ठीक, वही वही आपको चूज करना है, तो यह है कंटिन्यूटी एग्जिम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। If the both input and output markets are competitive and the firms are profit maximizing, then equilibrium each factor of production earns. Profit maximizing के conditions है, ये वाली जो थ्योरी है, ये थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक। अब ये क्या कहती है, जो प्राइस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लेबर है, कैपिटल है, वो होना चाहिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के, ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के। ईच फैक्टर का जो प्राइस है वो होना चाहिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है, ये वाला। सो इसमें देख लो, तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है द वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये कह रहा है ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न्स, कितना अर्न करेगा, वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको यहां से भी देख लीजिएगा, दैट इज वीएमपी मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ आउटपुट। चलिए इस थ्योरी में इकोनॉमिस्ट न्यू क्लासिकल थ्योरी है, रिकार्डोस मार्जिनल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और जेबी क्लार्क का मेन नाम आता है इसमें, मार्शल हिक्स का भी नाम आता है। चलिए, और मेन द थ्योरी स्टेट दैट प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्न्स बाय इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। चलिए तो अजम्पशंस भी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये गेम थ्योरी से दो क्वेश्चन आए हैं इस बार। एक है प्लेइंग ईच स्ट्रेटजी विद प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, तो जब भी प्रोबेबिलिटी आएगी ना, तो श्योर इवेंट नहीं है वो। श्योर कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी 1 होता है बिल्कुल श्योर। ठीक है, जब भी हम प्योर स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करते हैं, तो एक अपोनेंट और एक जो प्लेयर है वो श्योर होता है अपने मूव के बारे में, रिस्पेक्टिव ऑफ कि जो अदर प्लेयर है वो क्या मूव करेगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पे मिक्स स्ट्रेटजी यूज होगी, प्योर स्ट्रेटजी यूज नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स जैसे आप रॉक पेपर सीजर खेलते हैं ना, रॉक पेपर सीजर, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है? रॉक की 50%, पेपर की 40%, देन सीजर की 10%। बट ये प्रोबेबिलिटी जहाँ आ गई वो प्योर स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक, और जहाँ पे रैंडमाइज हो गया या फिर प्रोबेबिलिटी आ गई, वो होता है मिक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, इट इज नॉट अ प्योर स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी में होता है कि आप अपने इवेंट पे, अपने एक्शन पे श्योर हो। ठीक है, नो मैटर व्हाट आर द लेवल ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ अदर। चलिए, तो ये हो गया 4। नेक्स्ट, मैक्सिमम पे ऑफ गिवन टू स्ट्रेटजी ऑफ अदर। हाँ जी, ये थ्योरी भी ये कहती है मैक्सिमम पे ऑफ गिवन टू अदर। सपोज करो दो प्लेयर हैं, प्लेयर 1, प्लेयर ए और प्लेयर बी। अगर प्लेयर बी कोई ऐसा एक्टिविटी करता है जिससे ए को फायदा हो जाए, जैसे प्राइस प्राइस ऑफ फॉर्म बी, या जो बी प्लेयर है प्राइस अगर बढ़ाएगा, तो ए को वैसे ही फायदा हो गया क्योंकि मार्केट शेयर इसके पास आ जाएगा। तो इसको अपना प्राइस या तो कांस्टेंट रखे या फिर डिक्रीज कर दे। तो इसको इसमें बोलते हैं मैक्सिमम पे ऑफ गिवन टू स्ट्रेटजी ऑफ अदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट, लॉन्ग रन बिहेवियर। देखो, नैश इक्विलिब्रियम जो है वो शॉर्ट रन में भी है। अगर हमारा एक्शन और आउटकम्स अगर हमें जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये है शॉर्ट रन। अगर हम रिपीटेड गेम्स पे जाते हैं या फिर रिपीटेड रिस्पॉन्स, हम लोग रिपीटेड रिस्पॉन्स देख रहे हैं या फिर एक्शंस कर रहे हैं कुछ, फिर वो चला जाता है लॉन्ग रन में। तो ये लॉन्ग रन भी और शॉर्ट रन भी, नैश इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये हो गया 1। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज इन्फिनिट। पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज इन्फिनिट का मतलब है ग्रिम ट्रिगर ट्रेजेडी, दैट इज स्ट्रेटेजी। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आई कैन कॉपरेट अंटिल यू चीट। जब तक आप चीट नहीं करते तब तक मैं वो कॉपरेट करूंगा। ठीक है, दो फर्म्स ने ये रखा है कि प्राइस 10-10 रखेंगे। ठीक है, फर्म्स ए ने भी, फर्म्स बी ने भी। लेकिन फर्म्स बी चीट कर गया, उसने प्राइस बढ़ा के, ठीक है, 12 कर दिया। या फिर प्राइस, सपोज करो प्राइस कम भी कर दिया, प्राइस कम करके 7 कर दिया। ठीक है, तो सेकंड फर्म भी प्राइस कम करेगा, हो सकता है कि इससे प्राइस कम कर दे और ज्यादा। ठीक, और परमानेंटली कम कर देगा। ठीक, नेक्स्ट, सो पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज फिनिट, दैट इज ग्रिम ट्रिगर स्ट्रेटजी। चलिए, 4-3-1-2, 4-3-1-2, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें सही नहीं है? द प्राइस इफेक्ट ऑफ एनी टैक्स कैन बी डिकम्पोज इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। कह रहा प्राइस इफेक्ट जो होता है ना, जब भी हम लोग टैक्स इंपोज होता है, तो टैक्स से क्या होता है, टैक्स से प्राइस इफेक्ट होते हैं। ठीक है, टैक्स इंपोज होगा, टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो जब भी प्राइस इफेक्ट होगा, तो प्राइस इफेक्ट दो चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। देखो, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, रियल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, और प्राइस बढ़ने से इस गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है और इनकम इफेक्ट भी होता है। आपने पढ़ा होगा, प्राइस इफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, दैट इज इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, देयर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एसोसिएटेड विद द लंप सम टैक्स। अगर टैक्स इंपोज होगा तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, एंड देयर इज नो इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इनकम इफेक्ट? जैसे ही प्राइस बढ़ेगा टैक्सेस से, तो रियल इनकम कम हो जाएगा, तो दोनों ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो इट इज रॉन्ग। ठीक है, वही हमें आंसर भी चाहिए। नेक्स्ट, द ग्रेटर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ग्रेटर इज द डेड वेट लॉस। जितना सब्स्टिट्यूट करेगा, जितना ही प्राइस बढ़ने से उस क्वांटिटी कम होगी, तो जाहिर सी बात है उसका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ठीक है, डेड वेट लॉस कम होगा, डेड वेट लॉस भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, आगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डेड वेट लॉस बढ़ेगा ही प्राइस, अगर वो प्राइस ज्यादा होता है और कंज्यूमर शिफ्ट करके दूसरे बायर, दूसरे सेलर के पास। नेक्स्ट, फोर्थ देखो, देर इज ऑल्सो डेड वेट लॉस एसोसिएटेड विद द रिडक्शन इन प्राइजेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। कह रहा कि जैसे अगर टैक्स इंपोज हुआ, टैक्सेस से क्या होता है, प्राइस बढ़ता है। ठीक है, टैक्स बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन इस केस में प्रोड्यूसर ने प्राइस कम कर दिया, ठीक है, तो भी डेड वेट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, तब भी डेड वेट लॉस बढ़ेगा, क्योंकि जो उसका रिवेन्यू का शेयर था वो तो गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है, सो रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर एज रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। जब भी टैक्स इंपोज होगा, डेड वेट लॉस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए, सेकंड ऑप्शन इसमें सही है।
चलिए इस डायग्राम से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर प्राइस कम होता है, अगर प्रोड्यूसर कम चार्ज करे प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे P2 चार्ज करे, तब भी डेड वेट लॉस आ गया। ठीक है, ये प्रोड्यूसर का डेड वेट लॉस। अगर प्राइस बढ़ाता है, ठीक है, तो भी यहाँ पे डेड वेट लॉस बढ़ेगा। हालांकि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है डेड वेट लॉस, दैट इज लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, नीचे वाला बॉक्स। ठीक, इक्विलिब्रियम प्राइस से कुछ भी एडजस्टमेंट करोगे तो डेड वेट लॉस बढ़ेगा ही। ठीक है, ये टोटल पोर्शन बता रहा है डेड वेट लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम डज नॉट हैव एनी नैश इक्विलिब्रियम। हाँ जी, जब भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पे ऑफ्स, मैट्रिक्स पे ऑफ्स होते हैं, तो वहां पे नैश इक्विलिब्रियम के चांसेस तब होते हैं जब यहाँ पे प्योर स्ट्रेटजी हो। ठीक है, अब प्योर स्ट्रेटजी किसमें होगी, जब हमें आउटकम्स हमारे श्योर है, हमें पता है कि हमारा मूव क्या है नेक्स्ट। तो जहां भी प्रोबेबिलिटी होंगी, प्रोबेबिलिटी अभी हमने पीछे किया था, प्रोबेबिलिटी जहां होंगी वो मिक्स स्ट्रेटजीज है। ठीक है, तो मिक्स स्ट्रेटजीज सिर्फ एक ही केस में है, यहाँ पे ये वाली मैचिंग पेनिस गेम्स। इसमें क्या होता है, एक या तो हेड होगा या फिर टेल्स होगा। ठीक है, इसमें क्या है 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, तो इसमें प्योर स्ट्रेटजी यूज नहीं हुई, तो इसलिए इसमें प्योर नैश इक्विलिब्रियम यूज नहीं हुआ, इसमें मिक्स स्ट्रेटजी यूज हुई। ठीक है, बाकी बैटल ऑफ सेक्सेस, इसमें भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक को फुटबॉल पसंद है, एक को मूवी पसंद है। ठीक, तो दोनों में पे ऑफ बन सकता है। नेक्स्ट, पे ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट, स्टैग हंट। स्टैग हंट भी वही, दो, एक तो या तो स्टैग हिरन मारो, या फिर एक खरगोश मार रहा है। ठीक है, दोनों में वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर पे ऑफ मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक, तो ये भी प्योर स्ट्रेटजी है। और प्रिजनर्स डिलेमा तो मेन कॉन्सेप्ट है ही है, या तो वो कन्फेस करें, ठीक है, या तो वो कन्फेस ना करें। ठीक, चलिए, तो ये भी प्योर स्ट्रेटजी है। तो प्योर स्ट्रेटजी कौन सी नहीं है, ये वाला है थर्ड। ठीक है, मैचिंग पेनिस गेम। चलिए, इट इज बेस्ड ऑन जीरो सम गेम, मतलब एक का फायदा एक का नुकसान। देखो, एक जीतेगा एक हारेगा। ठीक है, चलिए, एंड इट इज अ केस ऑफ मिक्स स्ट्रेटजी, जहां पे रैंडमाइज विद 50% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नो प्योर नैश स्ट्रेटजी, प्योर स्ट्रेटजी नैश नहीं है, बल्कि इट इज अ मिक्स स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम। चलिए, बाकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द सेट ऑफ कंज्यूमर्स टू एग्जिबिट्स पैरेलल स्ट्रेट वेल्थ एक्सपेंशन पाथ। ये कह रहे हैं किस केसेस में एक्सपेंशन पाथ स्ट्रेट हो सकता है। देखो, ये वाला जो स्ट्रेट एक्सपेंशन पाथ है, ये हमें ये शो करता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा, सपोज करो हमारा इनकम लेवल ये है, और नेक्स्ट लेवल पे हमारा इनकम लेवल बढ़ जाता है, तो आईसी हायर हो जाएगा। ठीक है, IC1, IC2, एंड अगेन इनकम बढ़ गया तो IC हो गया 3। तो डिफरेंट डिफरेंट इनकम कंजप्शन कर्व, इनकम कंजप्शन जो कॉम्बिनेशन है उनको हमने प्लॉट किए और इनको हमने एडजॉइन कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास निकला है इनकम कंजप्शन कर्व। इट इज ऑल्सो नोन एज एंजल कर्व एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, हम वेल्थ एक्सपेंशन पाथ बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये कौन कौन से प्रेफरेंसेस इस टाइप का ये हो सकता है। पहले देखिए, so preferences admits indirect utility functions of Gorman forum। देखो, गवर्नमेंट फॉरम बेसिकली ये वेल्थ एक्सपेंशन पाथ है, ये डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो ये एक्सपेंशन पाथ भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल, कंजप्शन लेवल को प्लॉट करेगा और ये एक्सपेंशन पाथ हमें मिल जाएगा। बट ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन गवर्नमेंट की ये कहती है कि ये डायरेक्टली जो इसकी स्लोप है पैरेलल, अब ये प्राइस पे डिपेंड होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इट इज रिलेटेड ऑन प्राइस, तो डायरेक्टली डिपेंड है प्राइस के ऊपर, और इनडायरेक्टली डिपेंड है हमारी इनकम के ऊपर। तो इट इज नॉन एज प्रेफरेंसेस एडमिट्स इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉरम। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रेफरेंसेस आर हेट्रोजीनियस। इसकी अजम्पशन यही है कि प्रेफरेंसेस होमोजीनियस होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी हेट्रोजीनियस। सबकी प्रेफरेंस एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग प्रेफरेंसेस होंगी तो फिर एक्सपेंशन पाथ क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हेट्रोजीनियस नहीं, होमोथेटिक या होमोजीनियस होनी चाहिए, दैट इज एक जैसी। ठीक है, वेल्थ इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल कंज्यूमर्स। इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी कोई प्रॉपर्टीज की नहीं है। नेक्स्ट, all consumers have a preference that are quasi linears with respect to same good। same goods के लिए जो preferences है, ठीक है, it should be quasi linear। अब क्वाजी लीनियर का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि एक गुड्स में आपको मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, एक में वो मिल रहा है और दूसरे गुड्स में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, तो ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद सेम गुड्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाजी लीनियर।
ठीक है, प्रेफरेंसेस आर क्वाजी लीनियर। एक ही गुड्स में आपको क्या मिल रहा है, दो टाइप की यूटिलिटी। वन इज दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, और एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्वाजी लीनियर, और ये भी प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है, इसकी अजम्पशंस में मैच करती है, दैट इज क्वाजी लीनियर प्रॉपर्टी। अब ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस भी इसका है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस को ऐड करेंगे न्यूमेरिकली। चलिए, तो इसमें भी जो ए डी और ई है ये सही है, और इसको न्यूमेरिकली वेरीफाइड हम लोग करेंगे अपने जो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल सेशन रहेगा उसमें भी। चलिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, बाकी इसकी एजम्पशंस हैं इनकम एक्सपेंशन बात की, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, टोटल लेक्चर जो था वो बहुत लेंथी था। हाँ जी, पार्ट 2 हमने डिस्कस किया, पार्ट 3 में अगेन हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे कि और भी कुछ क्या ऐड हो सकता है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक बने हुए तो आप बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हो। ठीक है, बनेंगे, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।